हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई एम अंशुल, योर CAIIB मेंटोर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिलने वाला है इलेक्टिव पेपर रूरल बैंकिंग का कंप्लीट सिलेबस। चारों मॉड्यूल्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉड्यूल A, B, C एंड D। साथ ही साथ आपको इन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर और उनका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको थ्योरेटिकल कवर भी करना है, तो आप मुझे रूरल बैंकिंग के कैप्सूल बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 1 वीक में सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप 1 वीक में अपने इलेक्टिव पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप इलेक्टिव पेपर के कैप्सूल बैच को ज्वाइन करिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को थरली रिवाइज करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल। This module, we can say, you can expect around 20 to 25 to 30 mark questions from this module. All right, module A, हम इस सीरीज में सारे important questions को cover करने वाले हैं. So let us start with the first question from module A. Which of the following statements are correct about India's population trends? The second most populous country on earth, India accounts for more than 17% of world population. India has 2.4% of the world geographical area. Decadal growth rate in case of India was 17.7% compared to 21.5% in the previous decade. India at present is at stage 4 of the four-stage model of geographical transition. तो जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, दिस इज ट्रू, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ, 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बट ज्योग्राफिकल कवरेज इंडिया का केवल 2.4% है। यूएसए के पास 7.2% का सरफेस एरिया है और वर्ल्ड पॉपुलेशन केवल 4.5%। अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो उत्तर प्रदेश कॉन्टिन्यूज टू बी द मोस्ट पॉपुलर स्टेट। ये हम 2011 के सेंसस की बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट द सेंसस हैज नॉट बीन कंडक्टेड, राइट। स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, बिहार, दे ऑल्सो हैव क्वाइट अ हाई पॉपुलेशन। इसके अलावा जो हम लोग ये फोर स्टेज मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, वी आर एट द स्टेज 4, दिस इज करेक्ट। स्टेज 3, नॉट स्टेज 4 बट स्टेज 3। इसका मतलब है ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेबल पॉपुलेशन विद हाई मॉर्टैलिटी एंड फर्टिलिटी टू अ स्टेबल पॉपुलेशन विद लो मॉर्टैलिटी एंड फर्टिलिटी। जो फोर स्टेज मॉडल है, इसके स्टार्टिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, राइट। हाई पॉपुलेशन होती है, हाई डेथ रेट्स भी होते हैं, सो हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। फिर धीरे धीरे जब हेल्थ इंप्रूवमेंट होते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज होती है, मेडिकल इंप्रूवमेंट्स होते हैं, तो डेथ रेट कम्स डाउन and the birth rate keeps on increasing. Then, with more awareness, government policies, birth control measures, उसकी वजह से बर्थ रेट भी कम होता है और डेथ रेट तो कम होता ही है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज थर्ड स्टेज पे हैं, ना कि फोर्थ स्टेज पे। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ए, 1, 2 and 3। द फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑल राइट, ओके। अब कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि इस यूनिट में यूज किए गए हैं, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि क्रूड डेथ रेट की बात की जा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन पीरियड डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। सिमिलरली क्रूड बर्थ रेट, बर्थ्स डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, probability of the death of children under the age of 1 per 1000 life births। इस तरीके से ये टर्म्स भी हैं जो कि यूज किए गए हैं, दे आर इंपॉर्टेंट, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Let's move on to the next question. Which of the following best describes the population pyramid of developed countries? अब population pyramid क्या होता है? ये हमको एज स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में बताता है। इस तरीके से ये एक पिरामिड होता है, राइट। मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन,
तो जो डिवीजन किया जाता है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एज वेल एज एज। किस जेंडर का किस एज में पॉपुलेशन ज्यादा है, ये पॉपुलेशन पिरामिड हमको बताता है। Now, when we are talking about developed countries, which describes best their population pyramid, it is a narrow base, almost cylindrical shape. Why? Because of high life expectancy, low fertility, relatively low population in the respective age group. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहां पे स्टेबल पॉपुलेशन होती है, बट हायर डिपेंडेंसी रेशियो होता है क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होती है। कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा है? जो ओल्डर जनरेशन में आ रही है या जो एकदम न्यूअर जनरेशन में आ रही है। वर्किंग एज पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा है? इंडिया में। इंडिया के पास एक बेनिफिट है, समथिंग दैट वी कॉल द डेमोग्राफिक डिविडेंड। Demographic dividend means population in the age group of 18 to 35. India has one of the highest working age population in the world. राइट, वर्किंग एज ग्रुप इंडिया में ज्यादा है जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड शो करता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी उनका पॉपुलेशन पिरामिड का जो शेप होगा वो अलग होगा। ऑल राइट, consider the following statements. Article 30 empowers minorities to establish educational institutions. Article 21A provides free and compulsory education for children aged 6 to 14 years. Article 15 prohibits discrimination and guarantees education to SCs and STs. Article 46 is a part of the DPSPs aiming to protect the weaker section. अब लिटरेसी रेट और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कई सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि डीपीएसपी में है, दैट प्रोटेक्ट्स एजुकेशन। लाइक आर्टिकल 30, राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन, ये क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट है। देन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देता है टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन 6 टू 14 इयर्स। बिलो 6 इयर्स ऑफ एज हमारा डीपीएसपी में आता है। आर्टिकल 41, 45, 46 दैट ऑल सिटीजन शुड रिसीव फ्री एजुकेशन। फिर और फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17 फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। They comprise of the socially, economically, educationally backward family, the SCs and STs. All right, so the correct answer will be A, 1, 2 and 4. All right, so constitution में हमारे पास fundamental rights हैं that guarantee education, and the directive principles of state policy also guarantee the right to free, fair education to all citizens. Which of the following activities were not covered under the sixth economic census? Now, the sixth economic census is also very important. Characteristics of the rural society. जो इकोनॉमिक सेंसस है वो बताता है कि हम लोगों की कौन सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है, सिमिलरली इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जो सिक्स इकोनॉमिक सेंसस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग? manufacturing of consumer goods, agricultural crop production and plantation, distribution of services, non-agricultural trade. तो सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस में एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्लांटेशन नहीं है क्योंकि ये हमारे एग्रीकल्चरल सेंसस में आता है। सेपरेटली अ सेंसस इज कंडक्टेड फॉर एग्रीकल्चर, ओके, so that is why it is not included in the sixth economic census. राइट, अब जब हम लोग एग्रीकल्चरल इस्टेब्लिशमेंट्स की बात कर रहे हैं, engage in agriculture production, agriculture goods से रिलेटेड अदर देन क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्लांटेशन, राइट, तो इसके अंदर क्या आएगा? फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड जो प्रोडक्शन हो रहा है, हंटिंग, ट्रैपिंग, एग्रीकल्चरल सर्विसेज, राइट। क्रॉप प्रोडक्शन प्लांटेशन ये कवर नहीं किया गया, ये एग्रीकल्चरल सेंसस में कवर किया गया सिंस 1970-71। ऑलराइट, इसके अलावा जो अलाइड एक्टिविटीज हैं, लाइव स्टॉक, एनिमल प्रोडक्शन, सपोर्ट एक्टिविटीज, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एक्वाकल्चर,
ये सारे हमारे एग्रीकल्चरल इस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर आते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल इस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या आएगा? जो कि माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सीवरेज, इवन सर्विसेज, ये सब नॉन एग्रीकल्चरल में आएंगी. All right, so the sixth economic census does not include agricultural crop production and plantation. It includes what? It is included in the agricultural census. The agriculture census in India is conducted every 10 years, every 7 years, annually or every 5 years. जब agriculture census की हम लोग बात कर रहे हैं, so this will include the land holdings. Marginal, small, semi-medium, medium and large land holding. Basically objective क्या है? So that the villages can be mapped, registers can be created to measure the generic basic data, land revenue assessment, right? So 1970 1970 से ये कंडक्ट किया जा रहा है. इट इज बीइंग कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर. द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर. और कितने इंटरवल पे कंडक्ट किया जा रहा है? तो इट इज कंडक्टेड एवरी 5 years. All right, it is being conducted every 5 years to collect and compile data on the operational holdings in the country. Right, तो basic unit ही है operational holding. अगर कोई मार्जिनल होल्डिंग है, कितना ऑपरेशन ऑपरेटेड एरिया होना चाहिए, कोई स्मॉल फार्मर है तो उसके अंदर कितना लैंड होना चाहिए. दिस इज द बेसिक यूनिट फॉर एग्रीकल्चर सेंसस. As per the agriculture census classifications, which of the following is correctly matched? Marginal holding, small holding, medium holding, semi medium. So सबसे पहले हमारी marginal holdings आती हैं. Marginal holdings means below 1 hectare, small holdings 1 to 2 hectare, semi medium 2 to 4, medium 4 to 10 hectares, and large holdings will come under 10 hectares or more. So the correct answer accordingly should be C. Alright, so the correct answer will be C. Which of the following statements about the Human Development Index are correct? अब एक ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट्स के पास, पॉलिसी मेकर्स के पास, दैट दे कंसिडर द जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम. बट ये सारे मेजर्स केवल हम लोगों को क्या बताते हैं? ग्रोथ के बारे में. ग्रोथ की इनकम जनरेशन कितना हो रहा है. इट डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन द डेवलपमेंट. ऐसा तो नहीं है कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है बट उसके साथ इनइक्वालिटी और ज्यादा हो रही हो, इनकम इनइक्वालिटी और ज्यादा हो रही है. द रिच आर बिकमिंग रिचर, द पुअर आर बिकमिंग पुअरर. दिस इज एक्चुअली द सिचुएशन ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसकी बात करता है? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली. राइट, तो ग्रोथ का मतलब हुआ इनकम इंक्रीज होना, डेवलपमेंट का मतलब हुआ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग knowledgeable, having a decent standard of living. So what should be the correct answer? It is using a simple arithmetic average of health, education and income indices. तो जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, it actually uses the geometric average. So the first statement is incorrect. अदर थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तीन डायमेंशंस होते हैं. एचडीआई डेवलप किसने किया था? महबूब उल हक ने डेवलप किया था. राइट, इट इज डेवलप्ड बाय द यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस. इसके अंदर तीन डायमेंशन है. हेल्थ डायमेंशन असेस्ड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. एजुकेशन मेजर्ड बाय द मीन years of schooling and expected years of schooling. And the living dimension, standard of living measured by the gross national per capita income. ऑल राइट, तो इन तीनों का क्या किया जाता है? ज्योमेट्रिक एवरेज निकाला जाता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, 2, 3 एंड 4. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीडीआई. अब एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जीडीआई इज द gender development index to take into account gender disparity. In a country like India, there is huge difference between the development of the males and the females.
आज के टाइम पे भी विमेन एजुकेशन या फीमेल इलिटरेसी की बात की जाए या फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात की जाए, ऑल ऑफ दीज आर नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट, right? So GDI measures the gender gaps in human development achievement. It takes into account the disparities between women and men. तो तीनों डायमेंशन सेम है, हेल्थ, नॉलेज, लिविंग स्टैंडर्ड्स. हम क्या कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द HDI सेपरेटली फॉर मेल्स and for females, and then we compare whether the development is equal or not. All right, so it is a direct measure of gender gap. बाकी सारी चीजें, indices, calculation, metrics, everything remains the same. So it uses different indicators. No, it is the ratio of female HDI to male HDI. It measures disparities in health, knowledge, and living standards. It gives preference to gaps favoring males. Again, incorrect. So the correct answer is 2 and 3 only. 2020 में जब ये कंडक्ट किया गया था, which is given in your syllabus, so according to that 153 countries were measured. India's rank was 112th, so that wasn't a very good indicator. Okay, which of the following best explains why HDI uses the logarithm of income in its calculation? To highlight the low income countries more, to increase the HDI score of richer countries, to reflect the diminishing marginal utility of income, to simplify international comparisons. See, what is the meaning of marginal utility of income? If I give an additional rupees 1000 to a person who is already earning monthly, let's say 90,000 rupees, तो ये 1000 rupees उसके लिए matter नहीं करेगा. It won't matter much. But I give this 1000 rupees to someone who is earning, let's say, only 5000 rupees a month. उनके लिए this increase of 1000 rupees will be a lot, right? So this basically says as our income increases, our marginal utility of income decreases, right? So the correct answer will be C. The statistical measure, which is you, this is the correct answer is C. The health diamond, the income dimension uses the logarithm of income is done to reflect the marginal utility of income. This is an additional question. What statistical method is used to indicate the three indices? It is the geometric mean. A geometric mean is calculated and then the HDI is used. All right. Okay, so this is the correct answer. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अच्छा, अब हमने डिस्कस किया था कि कहीं पे कोई जो स्कीम्स आ जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती है, दे बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, कई सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सो अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, this scheme, the reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health, this was a program. And the name itself tells us basically the major causes of mortality among women and children. वो major causes क्या हैं? During birth, anemia या lack of medical facilities. So कई सारे initiatives like scorecard to track the health performance, National Iron Plus initiative to address the issue of anemia across all age groups, comprehensive screening, early interventions for the defects at birth. तो डिफेक्ट्स होंगे, डिसीजेज होंगे, डेफिशिएंसीज होंगे अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, ये सारी चीजें कवर की जाती है इस स्कीम के अंदर. So the correct answer should be A, 1 and 2 only. It does not target only adolescent girls and pregnant women. It also targets the newborn child and adolescents. And it does address the systematic delays in healthcare access and utilization. इसके अलावा भी कई सारी पॉलिसीज है जो कि आपके सिलेबस में दी गई हैं. द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, द एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रोसी इरेडिकेशन, पल्स पोलियो, all of these policies are important.
Which of the following initiatives emphasizes gender equity and adolescent leadership as strategic pillars? बेसिकली जो हम लोगों का राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, this has the principle that adolescent participation is important, the leadership is important for equity and inclusion. So gender equity, strategic partnership, all of these are there in the Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram. The correct answer is C. So all the adolescents in India, they can realize their own full potential. They can make informed and responsible decision related to their health, to their well-being, so that they can access the services and the support they need to do so. It is an awareness program. इसके अंदर स्कूल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, विलेज लेवल पे अवेयरनेस दी जाती है ताकि अडोलेसेंट्स अपने लिए बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके. Which of the following match the government initiatives with its primary objective? Rashtriya Bal Swasthya Karyakram. This we have already discussed. Janani Sishu Suraksha Karyakram. The NACO, National AIDS Control Organization, and the National TB Control Program. Obviously, इनके नाम से ही हमको पता चल जाएगा. 4 should be A. Tuberculosis. NACO, eliminate the stigma and expand HIV service delivery. Early intervention for birth defect and deficiency and encourage institutional delivery. So the correct answer accordingly should be A. Alright, the correct answer should be A. The Janani Shishu Suraksha Karyakram. This basically to motivate women to choose delivery at the hospitals. राइट, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्रॉम देयर होम्स टू द हॉस्पिटल, बेटर मेडिकल केयर, they are given the delivery in the government institutional facility. Which of the following correctly matches the committee with its unique recommendation on the Panchayati Raj reforms? अब पंचायती राज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सो अर्लियर देयर वर ट्रेडिशनल पंचायत, देन सेटिंग अप ऑफ द लोकल इंस्टीट्यूशंस वर डन. सो रिकमेंडेशंस वर मेड by the Balwant Rai Mehta Committee, Ashok Mehta Committee, GVK Rao Committee, and LM Singhvi Committee. Ashok Mehta Committee came out in 1957. No, the Balwant Mehta Committee came out in 1957. Then we had the Ashok Mehta Committee in 1977, GVK Rao Committee in 1985, and the LM Singhvi Committee in 1986. अशोक मेहता कमिटी का मेन रिकमेंडेशन था 3 टायर सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड विद अ 2 टायर सिस्टम. पहले क्या था? 3 टायर सिस्टम था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद. अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड मंडल परिषद अ ग्रुप ऑफ विलेज. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट. जीवीके राव कमेटी ने क्या बोला? जिला परिषद शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट body, right? It should be the principal body to manage the developmental programs. और जिला परिषद में एक पोस्ट क्रिएट करनी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की. उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चेयरमैन नहीं बनाया, उन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट की जाए एंड दे विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद. बलवंत राय जी मेहता कमेटी 1957, उन्होंने 3 टायर पंचायती राज बोला. डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू द ग्राम पंचायत, इनडायरेक्टली to constitute the panchayat samiti and zilla parishad. Planning and development are the primary objective. Executive body panchayat samiti होगी और जिला परिषद advisory और supervisory body, और district collector will be the chairman of the zilla parishad. All right, so third statement is correct. एंड एलएम सिंघवी कमेटी ने मंडल पंचायत की बात नहीं की थी. एलएम सिंघवी कमेटी ने बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए है किसको? पंचायती राज सिस्टम को. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, विलेजर्स ग्राम पंचायत में ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, दे शुड हैव मोर फाइनेंसेस फॉर देयर एक्टिविटीज. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी.
Okay. Consider the following statements. Ashok Mehta committee recommended that the Panchayat Raj should operate under the two-tier system. Is this statement correct? Yes, हमने अभी ये देखा. So the statement A, first statement is correct. GVK Rao committee proposed the creation of the post of the District Development Commissioner. This statement is also true. LM Singhvi Committee, Panchayati Raj should be constitutionally recognized. Yes. Balwant Rai Committee suggested Zilla Parishad should be the executive authority. No. Zilla Parishad will be the advisory and supervisory authority. Executive powers किसको दिए गए? Lower most lowest पे according to the Balwant Rai Mehta Committee. Okay, so the correct answer should be A, 1, 2 and 3. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. रिकमेंडेशंस जो कि हर एक कमिटी ने दिए हैं फॉर द पंचायत राज. ऑल राइट, everyone who is here, please try to answer the questions and like the video. एंड ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट एमसीक्यूज विद 4 ऑप्शंस, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे. कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम आपकी डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे. ऑल राइट, ओके. According to the recommendations of the various committees, which one of the following sets correctly pairs with the intended function of जिला परिषद? तो किस कमिटी ने जिला परिषद को क्या रोल दिया? बलवंत राय मेहता जी ने क्या बोला कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी जिला परिषद. अशोक मेहता कमेटी ने जिला परिषद को एडवाइजरी रोल दिया. एलएम सिंघवी ने रिवेन्यू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोला. जीवी के राय ने प्रिंसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो हमने ये ऑलरेडी कवर कर लिया है. राइट, द करेक्ट आंसर विल बी डी. द जीवी के राव कमिटी सेड दैट at the district level, Zilla Parishad will be the most important body. It will manage the developmental programs at the district level. All right. डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट भी जीवी के राव ने ही बोली थी कि क्रिएट करनी होगी एंड दैट विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव कमिश्नर. All right, the recommendations made by all of these committees, I've included it here. You can download the PDF from the website. The link will be given in the description box. Which of the following articles were inserted into the Constitution by the 73rd Amendment Act of 1992? तो LM Singhvi Committee ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए है हमारे पंचायती राज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को. अकॉर्डिंगली the 73rd and 74th constitutional amendments were made. 73rd was for the rural local bodies, the panchayats, and 74th constitutional amendment was for the urban local bodies, that is for the municipalities. Right? Apart, when these amendments were made in 1992, let me write this down for you. 73rd was for the Panchayati Raj institutions and 74th was for the urban local bodies. इसके अलावा दो नए पार्ट्स को ऐड किया गया था, पार्ट 9 एंड पार्ट 11. राइट, पार्ट 9 was known as the panchayats और 11th schedule which consists of 29 functional items. This 11th schedule consists of 29 functional items. Part 9 of the Constitution contains Article 243 to Article 243O. बेसिकली पंचायती राज में इलेक्शंस कैसे होने चाहिए हैं, ड्यूरेशन क्या होगा पंचायत का, डिस्क्वालिफिकेशन, पावर्स एंड फंक्शंस, फाइनेंस, ऑडिट अकाउंट, ये सारी चीजें दी गई हैं फ्रॉम आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. All right, so these are the salient features of the 1992 constitutional amendments. Consider the following statements regarding the three-tier Panchayati Raj system under the 73rd Constitutional Amendment Act. It is mandatory for all states to establish panchayat at the intermediate level. Is this statement true? This statement is not true.
कई सारी ऐसी स्टेट्स है पॉपुलेशन विद दैट हैव पॉपुलेशन लेस देन 20 lakhs, उनको इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाने हैं, वो 2 टायर फॉलो कर सकते हैं. ग्राम पंचायत चेयरमैन आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर्स. यस, direct election to the gram panchayat and indirect elections for the Zilla Parishad and the higher body. No, so this will be also incorrect. All right. Gram Sabha सारी जो primary body होगी, it is a village assembly, right? Consisting of all the registered